सो वेलकम ऑल्सो। वी आर डिस्कसिंग ऑन बट कि हम देख रहे थे भाई स्ट्रेट लाइन मेथड में हो चाहे या डब्ल्यूडब्ल्यू मेथड में हो कि कैसे होने हैं डेप्रिसिएशन आपको 4 साल कैसे होने हैं, पहला साल कैसे होना है, दूसरे साल कैसे होना है। सो ऑल दीज थिंग्स वी आर डिस्कसिंग, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, attend all the classes, all the sessions very regularly. It is very much important, I say. Understand the points. I'm monitoring all of your behavior and all these things. Understand? So finally I will analyze the pattern of your attendance and all these things. Okay. So क्वेश्चन नंबर 1 में हम ये देख रहे थे कि मानो स्ट्रेट लाइन मेथड में हो या फिर डब्ल्यूडी मेथड में सालों साल कैसे यूज होंगे और 2-3 एसेट अगर खरीद लेंगे तो उस पर कैसे क्या डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, उसमें फॉर्मेट के हिसाब से हम पढ़ रहे थे, यही चीज था। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग क्वेश्चन 2 में देखिए कि अगर तुम डब्ल्यूडी मेथड में चार्ज करते हो, 1-2 मशीन खरीद लेते हो, उसके बाद जाकर के तो कैसा कि डेप्रिसिएशन चार्ज होना है, यही हम देख रहे थे। तो बिना वक्त को यहाँ पे बर्बाद किए हुए चलिए आगे बढ़ते हैं इस सवाल के ऊपर। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या दिखा हुआ क्या बात देख लेते हैं। तो आज देखा जाएगा, आज की जो मेन मुद्दा है ये कि जब आप एसेट को डिस्पोज करते हो, जब एसेट को सेल कर दोगे, ठीक है ना, अभी तक तो बात हो रहा था कि खरीदे रहे थे, एसेट तो कभी सेल हो जाएगा ना, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के ऊपर, डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा? रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो एसेट को हम जब सेल कर देंगे, अदरवाइज डिस्कार्डेड इसको ऑल्सो। डिस्पोजल वर्ड क्यों यूज होता है? नहीं, हमेशा सेल होता है कोई मतलब है नहीं ना। कभी कूड़ा होता है गैराज में फेंक देते हैं, गाड़ियां आप देखे हो ना, घर के पीछे आपका क्या हो, गाड़ी खड़ा हुआ है तो उसमें पेड़ पौधे चढ़ गए हैं, देख रहे हो कि नहीं, बंदर कूद रहे हैं। तो नॉट नेसेसरीली दैट कि हर एक एसेट सेल होता है। डिस्पोज मीन्स डिस्कार्डेड इन एनी मैनर, अंडरस्टैंड, किसी को दे दिए, किसी को गिफ्ट करवा दिए, किसी को कहीं पे सेटल कर दिए, समझ रहे हो कि नहीं, सेटलमेंट आफ्टर द यूज ऑफ द एसेट। तो हम सेल या डिस्पोज कर दें किसको? पीपी, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इस सब का अगर सेल डिस्पोज कर दिए तो फिर उस पर एंट्रियां कैसे होने वाले हैं, उस पर ट्रीटमेंट कैसे होने वाला है, यही बात लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब हम सेल करेंगे तब तो प्रॉफिट एंड लॉस भी होगा, तो प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ द एसेट, उस पर बात करेंगे कैसा क्या। एक छोटा सा बस हिंट देते रहे, आप समझ जाओगे बिल्कुल। मानो 20,000 की एसेट खरीदे थे हम, ये खरीदे थे अब बहुत दिनों से पहले, अब इसमें से 5 ईयर्स लैप्स हो गया है, तो 5 ईयर का डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज करना पड़ेगा ना। तो 20,000 का हम एसेट खरीदे थे, 5 साल का डेप्रिसिएशन मान लो यहाँ पे 12,000 रुपया डेप्रिसिएशन लग गया है। तो अभी के डेट के हिसाब से हमारा वैल्यू कितना आना चाहिए? 8,000, समझ रहे हो कि नहीं। तो हम 20,000 की कोई एसेट खरीदे थे 5 साल पहले, एंड ऑलरेडी वी हैव चार्ज 12,000 of depreciation on that particular asset over the 5 year, then we have the value of that particular asset is rupees 8,000. This residual value, this remaining value is called the WDV. Understand the point? Written down value, written down value, written down value का मतलब बचा हुआ वैल्यू, काट के बचा हुआ वैल्यू, इसीलिए तो इसका नाम है रिटर्न। इसीलिए उसका नाम क्या है? देखो, रिटर्न डाउन वैल्यू, इसका मतलब काट के बचा हुआ वैल्यू। समझ में आई बात? क्योंकि जब रिटर्न अप होता तो क्या होता, हम बढ़ाते, रिटर्न डाउन मतलब घटा हुआ, उसका घटा हुआ वैल्यू। ठीक है, तो 8,000 बचा हुआ है, तो ठीक है 8,000 बचा हुआ है, लेकिन हम क्या किए, उसको फिर से 6,000 में बेच दिए, किसी अगले पार्टी को हम फिर उसको 6,000 में बेच दिए। तो आप क्या करोगे, जितना बचा हुआ वैल्यू उसके साथ इसकी कंपेयर होगा। तो आज की डेट की वैल्यू 8,000 और आज की डेट में हम बेचते हैं एसेट को 6,000 में, तो फायदे हुए कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ। तो यहाँ पे नुकसान हुआ, सॉरी, 8,000 का हमारा वैल्यू बचा हुआ था और 6,000 में बेच दिए। ठीक है, तो लॉस हो रहा है यहाँ पे ₹2,000। चलिए सब कोई देखो, लॉस हो रहा है यहाँ पे 2,000। तो हम क्या किए, जो एसेट की सेल प्रोसीड से दैट विल बी कंपेयर्ड विद द आज की डेट की वैल्यू। व्हाई? बिकॉज हम आज बेच रहे हैं एसेट को, दैट्स व्हाई द सेल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट दैट इज कंपेयर्ड टू द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट, द WDV, द रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट, नॉट विद द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। हम ओरिजिनल एसेट की कॉस्ट के साथ उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही, समझ रहे हो कि नहीं बात? क्यों? क्योंकि वो 5 साल पहले का वैल्यू है, और आपको पता है समय के साथ पैसों की
संपत्ति की, इंसान की वैल्यू घटता जाता है। समझ में आई बात? आपको जितना महत्व दिए जा रहे हैं, 5 साल बाद, 10 साल बाद हो सकता है आपकी महत्व ज्यादा होगा या तो कम होगा, उतना नहीं होगा, अलग अलग लोगों की नजरिया में। समझ रहे हो कि नहीं बात? वैसे ही कोई एक संपत्ति हमारे पास था 5 साल पहले, आज की डेट में उसका वैल्यू उतना नहीं रहेगा, डेप्रिसिएशन हो गया। तो इसीलिए वी कंपेयर द WDV ऑन द सेम डेट व्हेन इट इज सोल्ड। सबको याद रहा? फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना। हम अभी तक कुछ पढ़े नहीं, छोटा मोटा झलक दिखा रहे हैं, ठीक है। वैसे ही मान लो 20,000 का एसेट पे 12,000 डेप्रिसिएशन लाख के 8,000 वैल्यू था। इसका नाम है, आप लोग को अभी पता चला कि WDV है, रेसिडुअल वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू और द रिटर्न डाउन वैल्यू आज की डेट पे है 8,000। आप कैसे भी मोल चाल करके किसी को बकरा बना के आप 10,000 में बेच दिया। अरे वाह, इसको कहते हैं होशियारी। समझ रहे हो बात? तो किसी को भी बुद्धू बनाकर 10,000 में बेच दिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फायदे हो रहे। सो प्रॉफिट यू अर्नड हियर, तो 10 से 8 चला गया, 2,000 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। समझ रहे हो कि नहीं बात? वही बात है, ठीक है। तो अभी आते हैं मुद्दे पे, लिखा क्या गया है। देखो बात, लिखा कि जब कोई एक डेप्रिसिएबल एसेट को हम सेल करते हैं, डेप्रिसिएबल एसेट, कौन सा एसेट डेप्रिसिएबल नहीं है आपको पता है? जमीन। जमीन को भी डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है, ठीक है, यही बात। गोल्ड भी नहीं है, ठीक है ना, सोना, डायमंड, ये सब चीज कभी डेप्रिसिएबल नहीं है। इसका तो हमेशा अप्रिसिएशन होगा। जब तक धरती रहेगा तब तक सोना का दाम बढ़ता रहेगा, घटेगा कभी नहीं। एक जमीन का दाम जितना समय चलता जाएगा, जमीन का दाम उतना बढ़ता जाएगा, कभी घटेगा नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? तो हम उन पे बात नहीं कर रहे हैं। whenever एनी टाइप ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट, कोई भी प्रकार की जिसका डेप्रिसिएशन होता है, सेल हो जाता है कोई पर्टिकुलर ईयर में, सबसे पहले तो उसका जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है उसी पीरियड का, सेम ईयर में। यही बात है, वो क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, हमको याद रखने वाला बात है, नंबर 1 पॉइंट, छोटा पॉइंट यहाँ पे कहा गया है। तो हम कह रहे हैं ये 1 2 3 4 5 6 साल चलिए चलने वाला था, तो हम 4 साल यूज किए और इस साल के बीच में हम बेच दिए, तो सेल कहाँ पे हुआ? इस जगह में सेल हो गया, ठीक है ना, सोल्ड आउट हो गया। तो वो कह रहा है कि आपको सबसे पहले तो ये काम करना होगा, क्योंकि आप जो 4th ईयर की एंड के बाद 5th ईयर की रनिंग में आप उसको सेल कर दिए, तो डेट ऑफ द ओपनिंग ऑफ द बुक्स से लेकर के सेलिंग ऑफ द बुक्स, सेलिंग ऑफ द एसेट, यहाँ पे कुछ पीरियड बनता है कि नहीं? तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले याद रखो, सबसे पहला अकाउंटिंग पॉइंट क्या कहता है ना बाबू, आपको जिस दिन खाता खोलना होता है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में खाता खोलते हो, तो एंड तक एसेट ना चला, एंड तक एसेट ना चला, क्या हुआ? बीच में आप बेच दिए। ऐसे ही होता है कि नहीं? आप थोड़ी ना कहते हो कि अरे न्यू ईयर आने दो, न्यू ईयर के पहला दिन में सुबह हम बेचेंगे आपको मोबाइल फोन दो, या फिर जमीन, या फिर उसी दिन कपड़ा खरीदे, उससे पहले का खरीदते नहीं हो, बेचते नहीं। सो एसेट कैन बी सोल्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो साल के बीच में जो बेच दिए, तो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड से लेकर के सेलिंग डेट तक जितना डेप्रिसिएशन होगा उतना पहले चार्ज होगा, ठीक है। मशीनरी अकाउंट नंबर 1। नंबर 2, जो रिटन डाउन वैल्यू होगा आफ्टर चार्जिंग सच डेप्रिसिएशन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट लॉस ऑन द सेल ऑफ द एसेट। तो दूसरा पॉइंट याद रखो, ठीक है। वो कह रहा है इस डेट में बेच दिए, हमारा एग्जांपल हम लेते हैं, इस डेट में बेच दिए, तो इस डेट में हम क्या किए, 10,000 में बेच दिए एसेट को। तो वो कह रहा है देखना पड़ेगा इस डेट में उसका वैल्यू कितना था, 8,000 था, यही कह रहा है, बस और कुछ नहीं, सिंपल है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन सेल द एसेट, तो हमको ही देखना होगा जिस डेट पे सेल हुआ उसको सेल प्रोसीड्स कहते हैं या फिर सेलिंग प्राइस, उसी डेट का वैल्यू देखो, दैट मींस WDV ऑन द सेम डे, WDV ऑन द सेम डे, इसी को कंपेयर करो, वही कह रहा है वो, और कुछ नहीं। तो फिर कैसे निकलेगा ना, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, पीरियड में ओपनिंग वाला सबको पता होता ही है, उस दिन से डेट ऑफ सेलिंग तक 6 महीना 8 महीना का डेप्रिसिएशन हटा देंगे, हटाने के बाद जितना बचेगा उसके साथ उसको कंपैरिजन होगा, जो कि अगले जाकर के हम प्रॉब्लम में आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। बहुत सही, आगे बढ़े। फिर वो कह रहा है अगर कोई प्रॉफिट या लॉस होता है, द रिजल्टिंग प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ द एसेट इज अल्टीमेटली ट्रांसफर टू द PL अकाउंट। अरे वाह, तो तीसरा पॉइंट यही हो गया, बहुत इजी है। तीसरा पॉइंट वो कह रहा है अगर कोई डिफरेंसेस हो रहा है, ऑब्वियसली होना है, सबसे पहले देंगे लोग, डिफरेंसेस होना ही है, होना ही है, देंगे, पक्का देंगे। देखो एग्जांपल, आप समझ जाओगे।
आप फोन एक हैंड में, आप हाथ में पकड़े हुए हो, आपकी फोन है, समझ रहे हो? अब इस अगले को बेचोगे, अगले को बेचोगे, आप सोच रहे हो, मान लो 6,000 में बेचे, ठीक है, 6,000 में बेचते हैं, लेकिन ओरिजिनली आप इस फोन को खरीदे थे 8,000 में। तो 8,000 में आप खरीदे थे, अगले क्यों देगा 8,000? या तो 8,000 से ऊपर दे सकता है या तो नीचे दे सकता है। अगर 8,000 मानो देता भी है, फिर भी आप गलत कैलकुलेशन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि 8,000 तो आप 1 महीना हो, 2 महीना हो, 1 साल पहले खरीदे थे ना। तो आज की डेट की तक डिप्रेशन लगना चाहिए कि नहीं? मानो उसका वैल्यू होना चाहिए था 7,554 रुपए। थोड़ा कॉमर्स बच्चे की तरह समझो। समझ रहे हो हम क्या बता रहे हैं? कि आप 8,000 में खरीदे थे, लेकिन 1 साल पहले। थोड़ा बहुत तो डिप्रेशन होना चाहिए। तो 7,554 रुपए हुआ है अभी तक। उसका वैल्यू हो गया घट के। आप बेच रहे हो 8,000 रुपये में, तो कुछ 400 समथिंग रुपये आपकी प्रॉफिट हो रहे हैं। कहने का मतलब है एग्जैक्ट कभी भी नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन आज तक संसार में होता नहीं है। ठीक है, यही बात है। तो वो कह रहा है कि आप उस डेट की डब्ल्यूडीबी जो हो रहा है उससे ऊपर या नीचे बेचोगे, बिल्कुल, तो प्रॉफिट और लॉस होगा, बिल्कुल। उसी प्रॉफिट और लॉस को आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमारा एसेट की को बेच रहे थे 10,000 में और डब्ल्यूडीबी उसी डेट में हो रहा था 8,000। तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट हुआ 2,000। तो दिस प्रॉफिट 2,000 विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट। बस यही कहा जा रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? दिस 2,000 प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू द पीएल अकाउंट। समझ में आई बात? 3 बातें याद रखना है और प्रॉब्लम में भी जाके दिखाएंगे वो कौन सा 3 बातें। सबसे पहले आपको लिखा हुआ है ऑन द डेट ऑफ डेप्रिशन, ऑन द डेट ऑफ एसेट आपको डेप्रिशन लगाना पड़ेगा। नंबर 2, आप जितना डब्ल्यूडीबी हुआ है उससे कंपेयर करोगे। नंबर 3, जो प्रॉफिट लॉस होगा वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ऐसा लिखा हुआ है। और जैसे ही प्रॉब्लम करेंगे हम 3 चीज कैसे याद रखोगे तब ये प्रॉब्लम आपकी गलत नहीं होगा और सेमिस्टर में बिल्कुल ये सवाल आएंगे, आप कैसे क्रैक करोगे। ठीक है, तो आते हैं सवाल पे अभी, ठीक है ना। ये सवाल पे, तो यहाँ से फिर से हमारा व्हाइट इंक नहीं दिखेगा, तो हम यहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लू, सियान, मैजेंटा, येलो, येलो वहाँ पे नहीं दिखेगा जाके। चलिए, सवाल 3, यहाँ पे वैसे भी दिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। You can raise your brightness of the mobile phone that you can see visual the color clearly, because my target is that कि I can write here, understand the points। ये तो सवाल है। तो नेक्स्ट वन इज दैट क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ाते हुए हम देख रहे हैं क्या लिखा है उसमें सवाल। तो यहाँ पे देखेंगे एसेट को अगर बेच देंगे, मल्टीपल टाइम्स एसेट को खरीदेंगे बेचेंगे, तो उस पर कैसे डील करेंगे। बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम एकदम कहीं से भी छुट्टा सा भी गलती नहीं होगा, उसका हम ध्यान रखेंगे, हर एक ट्रिक हम बता देंगे। सो व्हाट हैपेंड इन दिस केस। सवाल 3 देख लो। ए फॉर्म परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2018 सर्टन मशीनरी, कोई एक मशीन परचेज करते हैं सबसे पहले, ये वाला डेट याद रख लो, जनवरी 1 में, फॉर 5,82,000 एंड स्पेंड 18,000 ऑन इट्स इरेक्शन। यार फालतू चीज, 5,82,000 में खरीदते हैं, 18,000 उस पर खर्चा करते हैं। तो हम बताए थे ना, इसका कुल जब भी एसेट खरीदा जाता है और उस पर इंस्टॉलेशन चार्जेस होता है या फिर ब्रोकरेज लगता है या फिर कैरेज लगता है, आपको पता है, या बच्चे से पढ़ के आ रहे हो, दैट फिगर विल बी एडेड टू दिस। दैट मीन्स कि ये कुल 6 लाख हो जाने हैं। बस डायरेक्ट यहीं से काम स्टार्ट करोगे। तो एनी एसेट जो भी खर्चा होता है एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ दैट एसेट, दैट इज एडेड टू दैट पर्टिकुलर एसेट। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। ये सर, ये तो बच्चों का पढ़ाई है सर, आप फालतू बता रहे हैं, वही तो नहीं याद है और क्या करेंगे आगे। तो ऑन जुलाई 1, 2018, दैट मीन्स ऑन द सेम ईयर, इन द सेम ईयर अनदर मशीन परचेज 2 लाख, हम याद रखेंगे इसको। चलिए बाहर लिख भी देते हैं। तो और एक मशीन हम खरीद लिए जुलाई 1 में, 6 महीने के बाद, ठीक है। फिर लिखा ऑन 1 जुलाई 2019 द मशीनरी परचेज ऑन। चलिए वो तो 19 का बात हो गया, पहले 18 का बात खत्म करेंगे, क्योंकि आपको पता है ही बिगिनिंग डेट एंडिंग डेट 1 साल में खत्म होता है लेजर। फिर जाकर के आगे हम बात करते हैं। तो ठीक है, वहां तक आने दो, फिर देखते हैं। पहले तो 18 का साल हम खत्म करेंगे तब ना, ठीक है, यही बात है। चलिए आगे। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं मशीनरी अकाउंट, इसलिए हम पहले से बना दे रखे हैं। इट्स टू डिफिकल्ट टू ड्रॉ ए फॉर्मेट ऑन द कंप्यूटर, अंडरस्टैंड द पॉइंट। दैट्स व्हाई फॉर्मेट पहले से बना के रखते हैं, और इट टेक एक्चुअली टू मच टाइम, बहुत समय लगता है ये सब करने में। One advantages is that when I teach in the classroom, I only have the 45 minutes time to complete the class. That's why it's too difficult to explain you
द कंसेप्ट एंड ऑल दीज थिंग्स। बहुत मुश्किल होता है समझाना। कैसे समझाओगे यार 45 मिनट? हम तो जाते घुसते बात करते थोड़ा सा अटेंडेंस लगाते तो मेरा टाइम खत्म हो जाता है। कोई मतलब का नहीं। हम जब भी आते हैं यहाँ पे आप देखोगे 1.5 घंटा इज माई मिनिमम टाइम और 2 घंटा हम पढ़ाते हैं। मेरा क्लास हर एक क्लास वैसे ही होता है। सो यू विल एक्सपीरियंस दिस थिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यू विल नेवर फील बोर इन द क्लासरूम। ठीक है ना? ऑनलाइन क्लास भी कभी नहीं होना है। यहाँ पे क्या होता है वक्त ज़्यादा मिलता है। हम घर बैठे हैं आराम से सांसें ले रहे हैं पानी पी रहे हैं कुछ मतलब हाँ तुम कर सकते हो। दिस इज द थिंग। ऑनलाइन क्लासेस वगैरह मेरे को टाइम मिल जाता है ये बेहतर है। लेकिन जो सेंसिटिविटी है जो समझाने का मेरा तरीका तौर तरीका है और हर एक चीज़ का हर एक टीचर का जो हाथ पाँव जेस्चर आप फैला के पढ़ा सकते हो बुक में सबको ध्यान देते हुए। यहाँ पे तो नालायक बैठे मैगी खा के बैठे रहे सो रहे हैं। कोई किचन में घुसा जाके है, वही हो रहा है आपका। तो प्रॉब्लम इज दैट कि वहाँ पे अटेंशन ज़्यादा होता है, यहाँ पे टाइम ज़्यादा है। बात वही है। चलिए मशीनरी अकाउंट यहाँ पे ये डेबिट साइड होता है क्रेडिट साइड होता है जहाँ तक हमें पता है। तो अपना देख लो ये है डेबिट सॉरी डेट। कभी कभार पेन नहीं चलता है। डेट पर्टिकुलर्स रुपीस लिख तो काम चल जाएगा। सो डेट पर्टिकुलर्स यहाँ पे रुपीज लिख दो काम चल जाएगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। कुछ बच्चे का आदत ऐसे भी है नो वेयर यू कैन राइट लाइक दिस आर एस डॉट नो that is not accepted anymore. Understand the point? Rupees you have to like always like this is only the correct finger. One IITian, I just forgot his name, discovered this thing, invented this thing, whatever it may be. लिए तो डेट पर्टिकुलर रुपया डेट पर्टिकुलर रुपया सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मशीनरी अकाउंट ध्यान में रखो मशीन क्या चीज होता है सर ये एक डेबिट बैलेंस होता है। सबसे पहले एक एसेट होता है। मशीन एक एसेट होता है। क्या आपको एसेट को लेकर रूल पता है? अगर नहीं भी पता है तो एसेट एक रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट में आने से डेबिट होना है जाने से क्रेडिट होना है इतना आसान है। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे जब भी कुछ आएगा तो डेबिट होना है जाना है तो क्रेडिट होना है। इसका मतलब whenever we परचेज एनीथिंग वो डेबिट हो जाएगा। जब सेल करेंगे वो डेबिट हो जाएगा। और सर और क्या फायदा है डेबिट बैलेंस होने से? ना जब ओपनिंग बैलेंस होंगे वो डेबिट में आएंगे जब क्लोजिंग बैलेंस होंगे वो क्रेडिट में आएंगे। अरे वाह समझ रहे हो? उधर इसका पैदा ही लेफ्ट तरफ होना है अगर मर जाएगा तो राइट से भी मर जाएगा यही बात है। सो वी स्टार्ट विथ द डेबिट साइड एंड एंड विद द क्रेडिट साइड ऑफ द डेबिट बैलेंस नेचर ऑफ द मशीन्स। अगर ये कोई लाइबिलिटी होता ठीक है ना लाइबिलिटी होगा तो वो बिगिनिंग होगी क्रेडिट में एंड होगा डेबिट में। जब भी भारी होना है वो क्रेडिट साइड भारी होगा जब हल्का होना है डेबिट साइड हल्का होना है। क्योंकि मशीन है एसेट है तो ये मेल नेचर है तो ये डेबिट साइड ज़्यादा होना है क्रेडिट साइड से निकलना है। समझ रहे हो कि इतनी आसान भाषा में तो शायद हम कहानी भी नहीं सुनेंगे। चलिए तो मशीनरी अकाउंट यहाँ पे देख लो कॉन्सेप्चुअल कैसे चीज़ें गलत नहीं होंगे उसके ऊपर हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले 1 जनवरी में 6 लाख की हम असेट खरीदे थे जैसे बताया हम उस दोनों को ऐड करके ही लिखना होता है। तो पूरे डेट हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप ऐसे भी लिख सकते हो 2019 ऐसे कर सकते हो लेकिन ऐसे थोड़ा जगह काम है तो हम ऐसे करें। तो 1/1/2018 या 19 2018 समझ रहे हो कि नहीं? तो 1/1/2018 क्या हुआ एसेट आया जर्नल एंट्री क्या होना है बैंक टू मशीनरी तो मशीनरी में ये डेबिट हो जाना है। तो टू बैंक अकाउंट अरे हमेशा हम उल्टा ही कह देते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट तो मशीनरी के डेबिट साइड आ जाने हैं 6 लाख रुपए। क्या होता है कि बैंक को लिख रहे होते हैं ना उसलिए यही मुंह में पहले आ जाता है 6 लाख रुपए। तो वही बात है मशीनरी जब भी आएगा हम बताए थे डेबिट साइड में आना है जब जाएगा क्रेडिट साइड में जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? एसेट है यही बात है क्योंकि एसेट अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है। तो 6 लाख रुपए की एसेट आ गए यहाँ पे और वो कह रहा है ऐसे ही चलते ही आगे जा करके फिर कोई कुछ कह रहे तो माइक ऑन करो या फिर बंद करो। लुक एट हियर सो 6 लाख हम फिर से आगे देखो जा करके आगे फिर क्या हुआ। तो 5,82,000 दिस वन थिंग ऑन जुलाई 1 2018 अनदर मशीनरी फॉर 2 लाख बच अक्वायर। फिर से एक तो मशीन हम खरीदे 2 लाख का कहाँ पे जुलाई में जाकर के। ठीक है तो यही बात है जुलाई में जाके और एक तो मशीन खरीदे। तो यहाँ पर डेट लिख देते हैं
तो 1 जुलाई 2018, तो अनदर मशीन वाज परचेज, तो यहाँ पे लिखो फिर से टू बैंक अकाउंट, और उसका कीमत है सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए। यहाँ पे देख लो, उसकी कीमत है 2 लाख रुपए। ठीक है, यही बात है। फिर आगे 2019 की बात करें, इतना तो पहले खत्म होने दो भाई, तब जा करके। ठीक, अच्छा सवाल क्या था एक बार देख लेते हैं। फिर कोई एसेट खरीद रहे थे ऑन द सेम डेट प्रेस, चलो जो भी है, डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड फॉर एनुअली 31 दिसंबर एट द रेट ऑफ 10% ऑन रिटेन डाउन वैल्यू। तो क्या याद रहा, 31 दिसंबर में हमारा खाता क्लोज होना है, तो इसको क्लोजिंग डेट है, इसको याद रखोगे। क्या क्लोजिंग डेट का भी यहाँ पे बहुत महत्व है, बहुत है। आगे धीरे 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 एक एक सवाल हम करते जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्लोजिंग डेट की महत्व इसलिए है ताकि उस दिन ही अकाउंट क्लोज होना है, और उस दिन तक आपकी एसेट जितना यूज हो रहा होगा उतना ही डिप्रेशन आप कर सकते हो। सो अकाउंटिंग इसलिए कहते हैं इट इज अ साइंटिफिक मेथड, अंडरस्टैंड द, पढ़े हो कभी, इट इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ डूइंग द थिंग्स, इट इज अ साइंस, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, दैट्स इट्स वेरी मच लॉजिकल एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड प्रूवन। तो उस हिसाब से एट द रेट ऑफ 10%, 10% के हिसाब से, और वो भी रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, तो बचा हुआ वैल्यू को लगे, याद रह गया हमारा। चलिए, तो पहला डेट में खरीदे थे, इस डेट में खरीदे थे, अब दोनों का ही डेप्रिसिएशन हमको कैलकुलेट करना पड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 1/1/18, 1/7/18, जहां भी खरीदे हैं डेप्रिसिएशन कब लगेगा, जब साल की एंड होगा, और वो कह रहा है कि 31/12/2018 को एंड होगा। तो याद क्या रहा, ओपनिंग डेट से स्टार्ट करना है। कोई भी एसेट खरीद रहे हो तो वो बिल्कुल डेबिट होने हैं, लेकिन जब डेप्रिसिएशन लगेगा आप खुद ही सोचो, एसेट की वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो प्लस वाला साइड ये है और माइनस वाला साइड ये है, समझ रहे हो कि नहीं, खुद ही समझ पा रहे हो। तो ये पॉजिटिव वाला साइड है, ये नेगेटिव वाला। एसेट का वैल्यू डिप्रिसिएशन लगने से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, दैट्स व्हाई एसेट के अकाउंट में क्रेडिट होना है। सो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, यही बात है। तो बिना जर्नल याद किए हुए आप इस लॉजिक से आप हर एक काम कर सकते हो, हर एक काम कर सकते हो। आपको ना ही जर्नल एंट्री याद रखना है। जर्नल एंट्री होता क्या जनरली, डिप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे आपकी होना है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है ना, डिप्रिसिएशन लगने पे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, देख ले पर बता दे। डिप्रिसिएशन और मशीनरी क्या होता है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट यहाँ पे टू मशीनरी अकाउंट, फिर जितना भी डिप्रिसिएशन आपके होना है उतना डिप्रिसिएशन लगाते हो। दैट मीन्स कि डिप्रिसिएशन की अकाउंट अगर बनाएंगे तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट टू मशीनरी होगा, लेकिन हम मशीनरी अकाउंट होना है, तो इसलिए देखो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक, अब कैलकुलेशन करेंगे ये दोनों का डिप्रिसिएशन कितना होना है। 6 लाख जो कि साल की पहले खरीदे हैं, 2 लाख जो कि आधे डेट में खरीदे हैं, यही बात है। दोनों का डिप्रिसिएशन चलिए हम क्लियर कट वर्किंग नोट में ही दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पे लिखो सब कोई कि वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट आप कितना भी बना सकते हो, जितना बनाओगे, जितना ज़्यादा बनाओगे उतने आपको फायदे होने हैं। फिर भी थोड़ा सा एकदम क्लियरली विजिबल तो नहीं है, लेकिन हालांकि दिख रहे हैं, चल जाएगा। वर्किंग नोट 1 क्या लिखेंगे हम ना, डिप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2018। फॉर द ईयर 2018 क्यों लिखे हम, क्योंकि कैलेंडर ईयर चल रहा है कि नहीं, कैलेंडर ईयर। जैसे कि आपको 1/1/18 से लेकर के फिर 31 दिसंबर 19 तक चल रहा है, ऐसा बात, सॉरी 18 सॉरी सॉरी। तो 1 जनवरी 2018 से फिर इस साल की एंड कब होता है, दिसंबर 2018 में एंड हो रहा है, तो सेम ईयर की बात है, उसलिए 2018 लिख रहे हैं। ठीक है ना, अदरवाइज आप कैसे लिखते हैं, फॉर द ईयर 2018, 19, 17, 18 लाइक दिस, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट वीक, दिस वन इज कंप्लीट। तो कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर, यहाँ पे लिख दो रुपीज रुपीज। तो सबसे पहला वाला एसेट कितना वैल्यू का था, 6 लाख का वैल्यू का था, तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट एसेट एक कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं, लेकिन ये आपको बार बार जरूरी नहीं। सो डिप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट एसेट, ठीक है ना,
परचेज्ड ऑन, ये कब खरीदा गया था, परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 18, तो साल की शुरुआती में ही खरीदे थे, ये देखो साल की शुरुआती में ही ये खरीदा गया है, ठीक है ना। तो आगे चलो, तो डेप्रिसिएशन ऑन 1 जनवरी, इसका वैल्यू कितने होने चाहिए, बिल्कुल 6 लाख के ऊपर इंटू रेट कितना चल रहा है 10% पूरा साल के लिए, लिखा हुआ है कितना 10% पूरे साल के लिए। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। हजार नोटिफिकेशन आ रहे हैं, खाना खा के सो जाते हैं। 10% की रेट में, तो यहाँ पे देख लो 6 लाख की 10% पूरा साल के लिए, पूरा साल के लिए तो और कुछ है ही नहीं, 10% लिखोगे भी तो अगर पूरा 12 महीने से 12 महीने तो क्या फर्क पड़ जाएगा, दिस इज सेम थिंग, कोई मतलब ही नहीं। तो इसीलिए 6 लाख का 10% यहाँ पे हो जाना है 60,000, ठीक है। तो ये फर्स्ट मशीन, फिर सेकंड मशीन की क्या है, यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन ऑन सेकेंड मशीन, लेकिन सेकेंड मशीन खरीदा गया कोई दूसरे डेट से, परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2018, यहाँ पे देख लो। तो 1 जुलाई 2018 में सेकंड मशीन खरीदे, जिसका वैल्यू कितना हो रखा 2 लाख, दिस इज द थिंग। तो 2 लाख के ऊपर 10% तो होना ही था, लेकिन समस्या ये है 10 लाख के ऊपर तो होना ही था, लेकिन ये जुलाई को खरीदे है ना, 1 जुलाई 2018, दैट मीन्स कितने डेट से कितने डेट कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 1 जनवरी 18 से लेकर के 30 जून 18 तक कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि दूसरा दिन सुबह खरीदा गया है। तो ये कितना दिन होता है, 6 महीना पीरियड होता है। जुलाई फर्स्ट मतलब ये तो ये मंथ काउंट नहीं होगा, उससे पहले वाला मंथ। तो जनवरी से जून होता है 6 महीने, तो 6/12, समझ में आई बात। तो 2 लाख के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन होता है 20,000, और 20,000 का आधा 6/12 का क्या मतलब हुआ 6/2, तो उसका भी आधा हो जाएगा, तो हो गया 10,000। कैलकुलेशन खुद से करोगे तो 60,000 प्लस 10,000, यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमारे आ जाने हैं 70,000 रुपए। समझ रहे हो कि नहीं बात। तो जो कर सकते हो ठीक है, इसके लिए वर्किंग नोट नहीं भी चाहिए, लेकिन शो करोगे तो आपको डिटेल मार्क्स मिलते हैं आपके। कहीं पे सवाल आपकी गलत हो जाता है, या फिर कहीं पे आप फिगर गलत हो जाता है, तो जहाँ पे आप वर्किंग नोट बनाते हो तो उसको देख करके रेफर करके एग्जामिनर आपको मार्क दे देते हैं। सो इट्स वेरी मच वाइज टू कैलकुलेट द थिंग्स ऑन द वर्किंग नोट, nowhere it should use the raw work like this, understand the points। एग्जाम के पेपर में लास्ट में जाकर रॉ वर्क लिखने की जरूरत नहीं है। अकाउंट वहां पे अगर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना हो तो करोगे, बट वर्किंग नोट ऑलवेज शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, याद रखो वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। तो आंसर के साथ ही तो फर्स्ट मशीन के 60,000 हुआ, दूसरा मशीन के 10,000 हुआ, और 70,000 यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो गए, ठीक है। फॉर द क्लियर विजिबिलिटी अगेन हमको इसको चेंज करना पड़ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन टोटल के ऊपर है 70,000, ये बात है। तो देख लो यहाँ पे, हाँ तो 70,000 हो रखे। तो फर्स्ट ईयर में और कुछ नहीं हुआ, उतना रोल कुछ नहीं, तो फर्स्ट ईयर जो है क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। सिंगल लाइन डबल लाइन, सिंगल लाइन डबल लाइन। Do you know the logic of all these things? Single line means we need to add these things like this 6 2 8 lakh for adding purpose, and double line this means closed, here in after ये कैलकुलेशन आगे नहीं जा सकता। समझ रहे हो कि नहीं। डबल लाइन मीन्स यहाँ पे थक्का मार दिया हम उसको, ठीक है ना, पट्टा मार दिया यहाँ पे, और आगे जा नहीं सकता। तो 70,000 यहाँ पे 8 लाख हो रहे हैं, तो यहाँ पे 8 लाख लिख देंगे, तो 8 लाख से 70,000 काट जाते हैं, तो बाकी बचते हैं 7,30,000, यही बात है, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो यहाँ पे लिख दो 7,30,000। तो 31/12/18 के डेट में बैलेंस बचा, बाय बैलेंस भेज दिया गया, कैरेट डाउन मतलब नीचे भेज दिया गया 7,30,000। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, दिस इज द थिंग। एंड द सेम बैलेंस will again be carried forward in the next morning। next morning means what, the 1 जनवरी 19, तो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो द सेम फिगर दैट इज 7,30,000 अगेन ट्रांसफर्ड एज द ओपनिंग बैलेंस, तो 7,30,000। अदरवाइज नेक्स्ट ईयर कैसे स्टार्ट होगा, स्टार्ट नहीं हो सकता। दिस इज द थिंग, अंडरस्टैंड।
चलिए 7,30,000, अंडरस्टैंड द पॉइंट। बात हो गया 2019 की। अब भी पढ़ेंगे सवाल, अब भी पढ़ेंगे हम सवाल क्या था उसमें। चलिए आगे लिखा हुआ था कि ऑन 1 जुलाई 2019, दैट मीन्स इसकी बिगिनिंग में कुछ नहीं है, बिगिनिंग में सिर्फ बैलेंस शीट थी। तो इस साल की जुलाई को जब चल जाएंगे हम, तो मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 18, जो मशीन 2018 जनवरी में खरीदा गया था, तो कौन सा मशीन खरीदा गया था, ये 6 लाख वाला। तो इसके मुंडी पे डेट लिख देते हैं 1 जनवरी 2018। तो 1 जनवरी 18 में जो मशीन खरीदा गया था, हैविंग बिकम एब्सोलेट, वो आउटडेटेड हो गया और इस संसार में उसका वजन ना रहा, समझ रहे हो कि नहीं, उसको कूड़ा हो गया। वाज ऑक्शन्ड पर 3,86,000, ऑक्शन्ड पर उसको नीलामी कर दिए हम, नीलाम में नीलामी कर दिए। तो बात वही है, नीलामी करोगे, नीलाम में बेच दोगे, तो बात एक ही है ना भाई। जस्ट वेट, तो दिस वन ऑक्शन्ड, दैट मीन्स सोल्ड, सोल्ड पर 3,86,000, ठीक है। पहले इसकी काम करेंगे, फिर आगे जाकर के फिर से सवाल पढ़ेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हर एक सवाल की ब्रेकअप करना सीखो, समझ रहे हो कि नहीं, ब्रेकअप करना सीखो। दैट मीन्स छोटे 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 टुकड़े टुकड़े में आप काम करो। एक छोटा टुकड़ा आप पढ़ दिए, उस पर काम कर रहा हूं, जब तक खत्म ना हो दूसरा टुकड़ा ना पढ़ो, नहीं तो अदरवाइज योर माइंड विल बी बज, देन आप ऐसे ही घूमते रहोगे, गोल 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 इस संसार में घूमते रहोगे, समझ रहे हो कि नहीं, फिर आप गोलगप्पे बन जाओगे और कुछ नहीं। तो बात वही था कि दूसरे साल में जा करके जुलाई 2019 में हम बेच रहे हैं एक तो एसेट। जब एक बात, एसेट को बेच देंगे 3 ठो एलिमेंट आएगा, याद रखना हमेशा। तो पहले उसकी काम करते हैं, रेडी सेट गो। तो सबसे पहला बात हुआ कि हम एसेट को बेच देते हैं। चलिए पहले देखेंगे हम कितना में बेच दिए, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जर्नल एंट्री सबसे पहले, सिर्फ फिर एक्सप्लेनेशन पर्पज। जर्नल एंट्री, कोई एक एसेट बेच देने से उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, पैसा तो आएगा, है कि नहीं, पैसा आएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आने हैं, सो बैंक अकाउंट डेबिट, दिस इज द थिंग, ठीक है। जस्ट वेट हाउ इट लुक्स लाइक। उसके बाद मशीन चले जाने हैं, सो टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, यही तक बात है, फिर बाकी सब छोड़ दो। पैसा आना है, मशीन चला जाना है, बस इतना बात है, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो हम कितना में ऑप्शन कर दिए, 3,86,000, यहां तक पता है। तो पैसा हमको कितना मिल जाएगा, 3,86,000, बिकॉज मशीन गोज आउट क्रेडिटेड एंड कैश कम्स इन डेबिटेड, अंडरस्टैंड द, व्हेनेवर एसेट इंक्रीजेस दैट इज टू बी डेबिटेड एंड एसेट डिक्रीजेस क्रेडिट। बहुत आसान है, जब भी संपत्ति आने हैं डेबिट होने हैं, तो क्या आ रहा है, पैसा जा रहा है, क्या मशीन। तो पैसा हमको 3,86,000 मिल रहा है, तो सर मशीन में भी लिख दे 3,86,000, ना ना ना, समस्या यहीं पे है। वो जो मशीन, ध्यान से देखो, जो मशीन कभी 1 जनवरी 18 में खरीदा गया था, उसको हम 1 जुलाई 19 में बेच रहे हैं। अच्छा ऐसा बात है, दैट मीन्स कि 1.5 साल यूज हो चुका है, उसके बाद बेच रहे हैं। तो मशीन का उतना वैल्यू नहीं होगा जितने में हम बेच रहे हैं, हो सकता है उससे कम वैल्यू होगा, हो सकता है उससे ज्यादा वैल्यू होगा, समझ में आई बात, ध्यान से देखो, फिर हो सकता है उससे कम वैल्यू होगा, हो सकता है उससे ज्यादा वैल्यू। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट और लॉस होगा, हाँ। तो आप क्या करते थे, याद करो, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट होने पे क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अगर आपकी लॉस होता है वगैरह जो भी, तो आप क्या करते हो, एडिशनली एक तो पीएल अकाउंट डेबिट, जितना भी फिगर होगा, करते थे कि नहीं। टू मशीनरी अकाउंट, याद करो, whenever we sell any furniture etc, journal entry क्या करते थे, cash to furniture, that is correct, if profit or loss arises, if loss that is debited, if profit loss account credited to pl account, यही हम कर रहे थे। तो अभी वो तो कैलकुलेशन में पता चलेगा, समझ में आई बात, ठीक है ना, यही बात है। चलिए इसके नीचे हम वर्किंग नोट लिखते हैं, ठीक है। सो वर्किंग नोट 2, अब क्या है, कोई समस्या नहीं, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2 में हम क्या देखेंगे,
ना, जो एसेट हम बेचते हैं उस पर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है क्या, वो कैलकुलेशन करेंगे। तो याद रखो, whenever we sell any assets we need an working note for calculation of profit or loss on sale of asset। समझ में आई बात? तो वहां पे क्या है, यहाँ पे स्टार मार्क। स्टार मार्क क्या ना, उस स्टार मार्क का मतलब ये, जब हम एसेट बेच रहे हैं वहां पे एक वर्किंग नोट बनेगा कि प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, तो करेंगे इस वर्किंग नोट 2, इसका नाम हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ, ऑक्शन हुआ था, ठीक है, तो ब्रैकेट में आप ऑक्शन लिख सकते हो। ऑक्शन मतलब नीलाम हो गया, अब जो हो, बेचे तो दिए ना भाई। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी को हम सेल कर दीजिए, उसका प्रॉफिट और लॉस हो रहा है क्या, हम कैलकुलेट करेंगे। तो एक रुपए की कलम कर देंगे, यहाँ पे अमाउंट ऑफ रुपीज की कलम कर देंगे। प्लीज डू राइट इट, प्लीज फॉलो मी, otherwise you cannot get this thing in the future। understand the point? चलिए देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फिर से चेंज कर देते हैं ताकि ये वाला पेज में नहीं दिख रहा ठीक से। तो जो एसेट को बेच दिए उस एसेट को बिगिनिंग से एनालिसिस करना पड़ेगा। क्यों, फिर से बता रहे क्यों, फिर से बता रहे क्यों। चलिए एक समय की रेखा काट के आपको दिखाते हैं, एक समय की रेखा काट के होता है। लुक एट इट नाउ, ये था आपकी शुरुआती डेट, वो है 1 जनवरी 18। लेकिन आप क्या किए हो, एक साल यूज किए हो। ये वाला डेट कौन सा है, 31/12/18। फिर दूसरा साल 31/12/19 आने से पहले कौन सा डेट आता है, 1 जुलाई 19। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भाई जी, 1 जुलाई 19 आता है, उस डेट पे सेल हुआ है। इसका मतलब एक साल यूज हुआ है और आधा साल यूज हुआ है। तो एक साल की पूरा डिप्रेशन और आधा साल की पूरा जो आधा डिप्रेशन आपको चार्ज करोगे, उसके बाद जाकर के उसकी इस डेट की वैल्यू निकालना है। फिर से मेरे साथ दोहराएंगे, जितना दिन एसेट यूज हुआ है उतना दिन का डिप्रेशन लगना है। जितना दिन एसेट यूज हुआ है उतना दिन का डिप्रेशन लगना है। तो यहाँ पे एक साल और यहाँ पे आधा साल। चलिए करते हैं, चलो लिखो, स्टार्ट। ओरिजिनल कॉस्ट, original cost of the machine, original cost of the machine on 1/1/18। 1/1/18 में खरीदा गया था, उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, 6 लाख रुपए था। बिल्कुल कन्विंस्ड, जी सर। उसका कॉस्ट 6 लाख था, कैसे पता चला, देखो लिखा तो हुआ है, इसका कॉस्ट 6 लाख था। समझ में आई बात? तो फर्स्ट ईयर क्या होना है, डिप्रेशन लगना है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो फर्स्ट ईयर 10% डिप्रेशन लगना है, तो लिख दो यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2018। तो 2018 की डेप्रिसिएशन लगेगा, और 10% के हिसाब से पूरा सारे के सारे एसेट के ऊपर काम नहीं, हम जो जो एसेट बेचती है पर्टिकुलर उसी एसेट की बिगिनिंग से एनालिसिस करना पड़ेगा, बस उतना याद रखो। तो जो एसेट बेचती है वो ओरिजिनली कब खरीदे थे, 1/1/18 को, कितना रेट में खरीदे थे, 6 लाख रुपए में। उसी एसेट पर फर्स्ट ईयर में कितना डिप्रेशन लगा होगा उसी एसेट पे। सर यहाँ तो होल टोटल अब तो कैलकुलेट किए हो ना, पूरा होल टोटल एसेट के ऊपर डिप्रेशन तो लगा हुआ है ना, बिल्कुल लगा हुआ था। अकाउंट भी सही है, सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट हम यहाँ पे डिप्रेशन गलत नहीं कह रहे हैं, वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग कि हाउ मच प्रॉफिट और लॉस वी अर्न ऑन दैट 6 लाख वाला एसेट, on that 6 rupees asset। Understand the points? That's why we need to analyze individually this asset। उसी एसेट के ऊपर जोर डाल के दबाव देके हम उसी पे ही चर्चा करेंगे अभी। समझ रहे हो? क्योंकि वो एसेट बेचा गया, बाकी ओवरऑल कैलकुलेशन तो हमारे लेजर में है, लेकिन सारे एसेट नहीं बेच रहे हैं, उसी एसेट को बेच रहे हैं, तो उसी एसेट का ही एनालिसिस होगा। तो खरीदे थे हम कब, 1/1/18 को 6 लाख रुपए में। हमारे साथ चलो, सुनते रहो, बिल्कुल सुनो, समझ जाओगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ठीक है।
फिर क्या होगा देखो, लेस डेप्रिशन फॉर 2018 का डेप्रिशन लगना है, बहुत आसान है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम कि 6 लाख के ऊपर 10%, और ये तो पूरा साल यूज हुआ है तो कुछ और करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 60,000 डेप्रिशन हो रहा होगा, ठीक है। तो बचा कितना, 5,40,000। इसका मतलब अगले साल पहली तारीख में 5,40,000 बचला होगा, तो उसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1/1/19। समझ रहे हो बात? दैट मीन्स कि इसी डेट पे, तो एक साल पूरा यूज हो गया, तो इस डेट पे बिगिनिंग ऑफ द डे 1/1/19 जब आएगा तो उसकी वैल्यू हो रहा होगा 5,40,000, ठीक है। फिर अगले साल डिप्रेशन लगना है उस पर, तो लेस डिप्रेशन फॉर 2019 नहीं, डिप्रेशन अप टू 1 जुलाई 19। समझ रहे हो बात? पूरा साल के डिप्रेशन नहीं लगना है, पूरा साल के डिप्रेशन नहीं लगना है, 1 जुलाई 19 तक ही डिप्रेशन लगना है। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 19 में हम एसेट को सेल कर रहे हैं। समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। बिल्कुल सही। अभी इस पर डिप्रेशन लगाएंगे, लेकिन फिर से ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डिप्रेशन नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा मेथड ही चल रहा है अभी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और डब्ल्यूडीबी मेथड। तो इसीलिए 5,40,000 के ऊपर ही लगना है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे 5,40,000 के ऊपर लगना है 10% का डिप्रेशन। पूरा ठीक? पूरा ठीक। लेकिन 10% तब लगेगा जब पूरा साल यूज होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा रेट जो पर एनम होता है, वो भी आपको पता है, एक बार दिखा देते हैं। ये देखो क्या लिखा हो इस लाइन, ध्यान से देखो, 10% पर एनम, सालाना। दैट मीन्स साल का 10% होता है, साल यूज करोगे तब ना 10% होगा। हमेशा परसेंटेज इज रिटेन ऑन पर एनम बेसिस, एक साल के लिए परसेंटेज लिखा जाता है, एक साल के लिए परसेंटेज दिया हुआ होता है। लेकिन हम तो एक साल यूज नहीं किए, उसीलिए दैट इज अगेन रिड्यूस टू 6 मंथ। तो फिर इसको 6 महीना जितना करना पड़ेगा। तो 12 महीने के लिए 10%, 6 महीने के लिए कितना, 6/12। स्कूल में आप पढ़े ही हो यूनिटाई मेथड। तो यहाँ पे बाबू 10% काट जाने से 54,000 होता, उसको आधा कर दो तो कितना होना है, 27,000 होना है। समझ में आई बात? तो उसकी वैल्यू कितना हो जाना है, 27,000 उसकी वैल्यू हो जाना, डेप्रिशन सॉरी। तो उस डेट अप टू द डेट ऑफ डेप्रिशन 27,000 होना है। दैट मीन्स, फिर से दिखाते हैं रेखा में, तो ये पूरा एक साल का डिप्रेशन जितना था, फिर जो आधा पोर्शन था अप टू द डेट ऑफ सेल, उसका डिप्रेशन का वैल्यू हो गया 27,000। तो काट देंगे तो इस डेट की वैल्यू निकल जाएगा। तो वही बात है, तो उतना एसेट से काट दो। 40 से 20 जाने पे 20, से 7 जाने पे 13, तो 4,13,000। समझ रहे हो? तो 5,40,000 से 27,000 आप काट दो, 40 से 20, 20, 13, 4,13,000 यहाँ पे होने। बस यही बात है। कुछ खत्म नहीं हुआ रे बाबू, कुछ खत्म नहीं हुआ, आगे देखते रहो। तो अगर 4,13,000 एसेट का वैल्यू हो गया कौन से डेट पे, 1/7/19 के डेट पे, तो इसीलिए यहाँ पे लिखो डब्ल्यू ऑन, फिर से लिखो डब्ल्यू ऑन कौन से डेट पे ना, 1/7/19। तो 1/7/19 पे उसका डेट हो गया 4,13,000। ठीक, पूरा ठीक। जस्ट सिंगल, जितने भी जो सारा जहां जहां आप लिखे थे सब इरेज हो गया, समस्या हो गया, ठीक है। सो अगेन हियर आई एम राइटिंग, याद है हमको जितना जब तक था, एक बार हम लिख देते हैं, देखेगा। I wish to edit my presentation PPT, but unexpectedly I hit escape button twice, that's why उसको annotation कहते हैं, उसके ऊपर जो लिखा हुआ annotation कहते हैं, सारा के सारा क्लियर हो गया। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेंगे, कोई समस्या नहीं। तो 1/1/18 में यहाँ पे टू बैंक था हमारे पास, जो भी चीज़ होता है उसका आई kept a recording of all these things, that's why I'm copying speedily, no problem at all।
6 लाख की एसेट था, 3 जुलाई, टू बैंक, और एक एसेट था 31 दिसंबर 18, 5 depreciation. Stay on the line, you just verify it. I'm copying. I have got a bit problem. But I have recorded all these things, no problem. यहाँ पे क्या होना, ठीक है। So you can just copy with your register and all these things, you can verify it, no problem at all. हम आगे बढ़ते हैं, पीछे और नहीं जाएंगे। तो बात अभी तक क्या था, देखो WDV रिटन डाउन वैल्यू ऑन यहाँ पे हो रहा था 1 जुलाई 19, तो 1 जुलाई 19 में सब कुछ काट के 27,000 डेप्रिसिएशन भी काट के उसका WDV कितना आ रहा था, समझ रहे हो कि नहीं बात? दिस इज द थिंग। तो 5,40,000 माइनस 27,000, तो 5,13,000 इतना कुछ था। अंडरस्टैंड द पॉइंट? दिस इज द थिंग, आई कैन वेरीफाई इट। आई थिंक क्या जितना होगा होगा, तो बस उतना होना है तो होना है। कितना था? जितना होना। हाँ ठीक है, वही तो बोल रहे हैं, होगा तो होगा। 6 लाख से 70,000। हाँ वो ठीक है, वो छोड़ दो, अब दूसरा कैलकुलेशन हम खो गए ना भाई। भाई तुम लोग तो बैठो ना, शांति में थोड़ा बैठो। हाँ तो देखो, ठीक है, नहीं समस्या कुछ और हुआ था, जस्ट क्या इरेज ऑल दीज थिंग्स, नो प्रॉब्लम। आगे तो पढ़ेंगे, और क्या आप तो लिखे हो रजिस्टर में, मेरा तो रिकॉर्ड है ही। तो एसेट था 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए एसेट था। तो फर्स्ट ईयर का डिप्रीशिएशन कितना हो रहा था? 6 लाख का 10% करो, यहाँ पे 60,000 डिप्रीशिएशन हो रहा था, तो 5,40,000 हो रहा था। समझ रहे हो कि नहीं? 5,40,000 में फिर से 27,000 माइनस करो, सेकंड ईयर का डिप्रीशिएशन उतना होना है, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू है ना। तो 10% के हिसाब से कितना होता है? 54,000 होता। तो 54,000 से 27,000 जाने से 5,13,000 बच रहा है। गाधे हो सब लोग। ठीक है, देखा जाएगा कि देखो, तो 5,13,000 क्या हो रहा है? उतने हमारा वैल्यू हो रहा है। कौन सा डेट पे? 1 जुलाई 19 पे, 1 जुलाई 19 पे। अपने कॉपी को चेक करो। तो 1 जुलाई 19 में 5,13,000 हमारा वैल्यू हो रहा है एसेट की, लेकिन हम बेच दिए कितना में? उसी डेट पे, ध्यान से उसी डेट पे हम बेच रहे हैं
यहाँ पे लिखा हुआ सिर्फ और सिर्फ 3,86,000 रुपए में। ओ दैट मीन्स कि बहुत नुकसान हो रहा है हमारा, हो रहा है कि नहीं? तो इतने का चीज आप इतने में बेच दोगे तब तो फिर तो आपको नुकसान होना ही है, यही बात है। तो 3,86,000 में बेच रहे, तो यहाँ पे देखो, लिखो यहाँ पे लेस सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स ऑफ द मशीनरी, नीचे नीचे लिखते जाओ ताकि एक ही स्टेटमेंट में काम होगा। पूरा ऊपर तक हम लिखे थे कंटिन्यूअस ऑर्डर में, कोई समस्या नहीं, आगे भी नीचे तक लिख दो। तो सेल ऑफ मशीनरी आपका कितना हो जा रहा है यहाँ पे 5,83,000 ऐसा कुछ दिया हुआ था, ठीक है ना, 86, ठीक है, चेंज कर देते हैं कोई, अच्छा ठीक है, कभी कभार गलती कर देते हैं। ये क्या आ गया, छोड़ो दो, सेल प्रोसीड्स इज द 3 लाख, यहाँ पे लिखा हुआ है 86,000, समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। तो कोई 5,13,000 की चीज को अगर हम 3,86,000 में बेच देंगे तो क्या होना है, नुकसान ही होना है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, सो दिस इज द थिंग। तो यहाँ पे वी आर इनकरिंग ए लॉस, दैट्स वाई लिखिए, लिखो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो लॉस हो रहा है यहाँ पे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अंडरस्टैंड, तो 5,13,000 से 3,00,000, सबको ही समझ सको कि 1 जुलाई तक की हम डेट निकाले। ध्यान से देखो, वो ओरिजिनल डेट से फर्स्ट ईयर कैलकुलेशन कर दिए, सेकंड ईयर में 6 महीना का डिप्रेशन था तो कर दिए, तो सेकंड ईयर के जाकर के आधे में जो 1 जुलाई 19 में 5,13,000 उसका वैल्यू हो रहा है, और उसी डेट में हम ऑक्शन कर रहे हैं मशीन को 3,86,000 में, तो हमारा वैल्यू है 5,13,000, 3,86,000 में बेच देंगे तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, और लॉस ऑन सेल ऑफ उसको माइनस कर देने से आपको आ जाता है। तो 5,13,000 माइनस 13, दिस इज 3,86,000। Understand the points? Calculate your own. I'm calculating. You need not to say. Minus 3,86,000। बड़े ही कन्फ्यूजनल व्यक्ति आप लोग हो, इसलिए कृपया करके हमें ना होता। 1,00,000 उसकी लॉस, 1,27,000, समझ में आई बात? तो यहीं पे आपकी कैलकुलेशन होगा एंड, ठीक है, यहीं पे आपकी कैलकुलेशन होगा एंड। लॉस ऑन सेल ऑफ, अगर मानो रिवर्स होता, अगर मानो रिवर्स सिचुएशन होता कि हम यहाँ पे 5,13,000 हमारा वैल्यू हो रहा है लेकिन 7 लाख में बेच दिए, तो आप क्या करते, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी लिखते, ये वाला फिगर, ठीक है, डन। अभी चलो एक बार के लिए ये जर्नल एंट्री कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे तो जर्नल एंट्री और है नहीं, उसको उड़ा दिए थे, अभी यहीं पे नीचे लिख देते हैं इसका जर्नल एंट्री। अब ये वाला फिगर भी कहाँ चला जा रहा है, sometime that occurs the technical problem, I don't know why but that occurs। लो, तो इसका जर्नल एंट्री हम लिखने की कोशिश करते हैं। कैसे जर्नल एंट्री होगा, अब देखो, इतना सारा जो कैलकुलेशन किए उसको आसान भाषा में, जब हम एसेट को बेचते हैं तब कुछ पैसा मिलता है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट, कन्विंस्ड, 100% करेक्ट। तो जब भी हम कोई एसेट को बेचते हैं तो पैसा मिलता है, बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन एसेट भी तो हमारा चला जाता है, तो इसीलिए टू मशीनरी अकाउंट। पूरा ठीक, पूरा ठीक। चलिए मैच करते हैं। तो पैसा हम बेच देने के लिए पैसा हमको कितना मिला ना, 3,86,000 हमको पैसा मिला है। तो यहाँ पे लिख दो 3,86,000। तो देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट किसे मेंटेन किए जाते हैं, तो बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट है, बेचते हम जितने में उतने पैसे हमको मिल जाने हैं, 3,86,000 रुपए, और मशीन में उतना क्रेडिट करोगे जितना मशीन का वैल्यू था, जितना मशीन का वैल्यू था। यही तो बात है, मशीन का वैल्यू कितना था, जितना हम 1 जुलाई में पूरा लिखा हुआ है, देखो 1 जुलाई में मशीन का वैल्यू था 5,13,000, समझ रहे हो बात? यही तो है जर्नल एंट्री में। तो यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट क्यों नहीं लिखेंगे, अभी आपको समझ आ रहा है धीरे धीरे कि नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट जो 2-3 साल पहले हुआ करता था उसी दिन तो हम एसेट को नहीं बेच रहे, जिस दिन बेचेंगे उसी दिन की कॉस्ट को ही कॉस्ट प्राइस माना जाएगा। पूरा ठीक। तो मशीनरी कितना, 5,13,000, जिस डेट में बेच रहे हैं उसी डेट में कॉस्ट था। तो अभी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और आपको पता है लॉस होने से पीएल अकाउंट डेबिट होता है।
सब पीएल अकाउंट डेबिट। वैसे भी तो गैप कहाँ आ रहा है, डेबिट में आ रहा है, यहाँ नहीं लिखोगे तो मैच कैसे होगा, तो पीएल में डेबिट हो रहा है। वो कौन सा वाला फिगर हो जाना है, ये 1,27,000 वाला फिगर हो जाना है। समझ में आई बात, जस्ट सिंगल मिनट, 1,27,000, अंडरस्टैंड। यही जर्नल एंट्री हो गया कंप्लीट। याद करो जब लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर करते थे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट करते थे, क्या होता था, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस रहा तो पीएल अकाउंट डेबिट, फिर क्रेडिट हो जाता था मशीनरी अकाउंट। समस्या खत्म, अंडरस्टैंड द पॉइंट, बात इतना तक की बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको आप मशीनरी अकाउंट में कैसे डिपिक्ट करोगे, इसको आप मशीनरी अकाउंट में कैसे डिपिक्ट करोगे, अंडरस्टैंड द पॉइंट। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो क्योंकि हम साल की एंड में जाकर के डिप्रेशन लिखते थे, साल की आखिरी एंड में जाकर के डिप्रेशन लिखते थे, लेकिन अभी क्या हुआ, ये एसेट को हम 1 जुलाई में बेच दिए, तो अप टू द डेट 1 जनवरी 19 से 1 जुलाई 19, अप टू द डेट पहले उसकी डिप्रेशन लिखना पड़ेगा, यहां से यहां तक की कितना डिप्रेशन लगा हुआ है जो कि हम कैलकुलेशन किए थे, देख लो। दिस वन फिगर आपकी कॉपी में होगा 27,000 रुपया, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो और सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे। नंबर वन कॉन्सेप्ट इज दैट जिस दिन एसेट सेल होता है अप टू द डेट ऑफ सेल, अप टू द डेट ऑफ सेल डेप्रिसिएशन पहले लिखना होता है फॉर द करेंट ईयर, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। क्यों, क्योंकि पास्ट ईयर का तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, पास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इस एसेट के ऊपर यहाँ पे इंक्लूडेड है, करंट ईयर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगा है। तो सबसे पहले बाय डेप्रिसिएशन, समझ में आई बात, कितना 27,000। अगर यहाँ पे आपको नहीं दिखने को मिलेगा कहीं पे क्या, तो यहाँ पे लिख दोगे वर्किंग नोट 2, समझ रहे हो, रेप या वर्किंग नोट 2 रेफर होगा। तो नंबर वन सबसे पहला पॉइंट कि आप अप टू द डेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, उतना दिन तक तो पहले एसेट खत्म हो रहा है ना, उसके बाद ना बेचोगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेखा में दिखा दो, पूरा तो अनोटेशन खत्म हो गया हमारा, कोई समस्या नहीं, अप टू द डेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको देना होगा। नंबर टू, फिर से उसी डेट में 1 जुलाई 19 में एसेट को बेचे हो कि नहीं, उसमें प्रॉफिट लॉस हुआ है कि नहीं, तो जर्नल एंट्री एक बार देख लो क्या कह रहा है। जर्नल एंट्री में मशीन अकाउंट हुआ है क्रेडिट और बैंक अकाउंट एंड पीएल अकाउंट हुआ है डेबिट। इसका मतलब मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक बाय पीएल होना है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे वही बात है, तो बाय बैंक अकाउंट, समझ में आई बात, अकाउंट, समझ में आई बात। सेम डेट 1 जुलाई 19। तो पैसा हमको कितना मिला था, जहां तक हमें याद है 3,86,000, और यहाँ पे हमको लॉस कितना हुआ था, प्रॉफिट और लॉस 1,27,000 हुआ था लॉस, कन्विंस्ड, ठीक है। तो ये 27,000 क्या है, सबसे पहले देख लीजिए 27,000 क्या है ना, अप टू द डेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपको कहां से मिल जाएगा, वर्किंग नोट से। लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन देखो, अप टू 1 जुलाई 2019 लिखा हुआ 27,000, सो दिस विल बी क्रेडिटेड हियर, नंबर वन कॉन्सेप्ट। नंबर टू इज दैट कि आप कितना में बेचे थे, वो तो फिर मशीनरी अकाउंट से कटेगा ना, क्यों, अरे जब एसेट खरीद रहे हो टू बैंक लिख रहे हो, जब बेचोगे बाय बैंक नहीं होगा क्या, एसेट आ रहा है तो डेबिट हो रहा है, एसेट जाएगा तो क्रेडिट नहीं होगा क्या, तो उस लॉजिक से बाय बैंक अकाउंट 3,86,000 हो गया सर, काम खत्म। नहीं, अभी भी अकाउंट मैच नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ज्यादा एसेट को आप कम में बेच दिए हो तो उसका लॉस भी तो हो रहा है। यहाँ पे देखो, तो ये 5,13,000 का एसेट को लॉस हो रहा है 1,27,000, तो जर्नल एंट्री यहाँ भी देखो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में बाई बैंक बाई पीएल दोनों होना है, तो यहाँ पे लॉस भी 1,27,000 होगा, समझ में आई बात। बस आज की पढ़ाई की जो ट्विस्ट था भाई, जो यही बात था, इसी को याद रखना है। तो याद रखो तीन चीज, याद रखो तीन चीज, नंबर वन अप टू द डेट ऑफ डेप्रिसिएशन, नंबर टू बाय बैंक अकाउंट जितने में एसेट को बेच दिए हो, नंबर थ्री पीएल अकाउंट। इन तीनों में से कोई ना कोई पक्का छूट जाता है, समझ में आई बात, या तो बेच देते हो बाकी कुछ भूल जाते हो, पीएल अकाउंट लिखते हो तो डेप्रिसिएशन भूल जाते हो। तो इसीलिए व्हेनेवर यू सेल द एसेट्स यू हैव टू रिमेंबर द 3 पॉइंट्स, डेप्रिसिएशन, बैंक अकाउंट, पीएल अकाउंट। आगे बढ़े, ठीक। तो ये तीनों आपकी कैलकुलेशन में मिल जाएगा। तो सीधा स्टार्ट करोगे जिस दिन से खरीदे थे, नीचे नीचे चलते जाओगे, लॉस तक पहुंच जाओगे, तो ये तीनों चीज आपको कैलकुलेशन से मिल जाएगा, अंडरस्टैंड द पॉइंट, यही बात है। व्हेनेवर यू राइट ऑल दीज 3 पॉइंट्स, नाउ सेल की काम खत्म हो गया, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम आगे बाकी है। कैसे बाकी है, क्योंकि और भी एसेट खरीदारी हो रहा है, और भी ये चर्चा आगे चलेगा। थोड़ा सा एसेट ना बेचे हो, और भी तो एसेट बचा हुआ है,
ठीक है, चलिए। ऑन द सेम डे फ्रेश मशीनरी वाज परचेज फॉर 4 लाख, तो वो सेम डेट में हम क्या कर दिए, 4 लाख का फ्रेश मशीनरी खरीदे, कोई समस्या नहीं। चलिए लिख दो यहाँ फिर से, जुलाई का ही तो बात हो रहा है, तो 1 जुलाई 19 फिर से मशीन खरीद लो, फिर से लिख दो, ये 1 2 3 लिख दिया हम जानबूझ के यहाँ पे, कोई समस्या। टू बैंक अकाउंट, ठीक है, 4 लाख रुपीज टू बैंक अकाउंट, 4 लाख रुपीज, यही बात है। अभी क्या है, और ना असेट बेचे जा रहे हैं ना खरीदे जा रहे हैं, फिर लिखा हो डेप्रिसिएशन ये लगना है बस, और आपको जो भी है अभी आपकी खुद की काम है और कुछ नहीं, ठीक है। स्टार्ट करें, देख लो बाकी जो रहा। तो ये सेल, जब ये 3 पॉइंट लिखते हो सेल की काम खत्म हो जाता है, प्रॉफिट और लॉस एंड सेल ऑपोजिट खत्म हो गया, फिर से नया क्या एसेट खरीदे 1 जुलाई में। अभी और कुछ सेल या परचेज नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से, तो डायरेक्ट हम ईयर एंड में आ जाते हैं। ईयर एंड कब होना है, 31/12/19, ईयर एंड 31/12/19। अभी क्या बात है, फिर से जो बचा हुआ डिप्रेशन, जो तो बेच दिया उसका तो डिप्रेशन यहाँ पे लग गया, जो बचा हुआ डिप्रेशन उसकी डिप्रेशन हिसाब होगा कि नहीं, बस बाय डिप्रेशन अकाउंट, यही समस्या है, इसको फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उसको आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, समझ में आई बात। तो इसको फिर से वर्किंग नोट करके क्लियरली विजन, देखिए आप कहोगे यहाँ पे हम ओरली कैलकुलेट करके तो कर देंगे ना, हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, गलती भी हो सकता है, इसलिए सेफ पर्पज के लिए वर्किंग नोट फिर से बात। तो वर्किंग नोट 3 फिर से देखो क्या बात है, वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 2019, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 2019, 2019 की ईयर एंड के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे डेप्रिसिएशन, समझ में आई बात, यही चीज है। चलिए तो यहाँ पे हम लिख देंगे अमाउंट रुपीज, यहाँ पे लिख देंगे हम अमाउंट रुपीज और करेंगे कैलकुलेशन। तो अभी जो बचा हुआ है उस एसेट के ऊपर कैलकुलेशन होगा, ध्यान से देखो, ये 6 लाख वाला एसेट पार हो चुका है, ये 2 लाख वाला एसेट बचा हुआ है, तो उसका भी डेप्रिसिएशन तो यहाँ पे चार्ज होगा ना भाई, ये पार हो गया, इसको छोड़ दो 2 लाख के, तो फिर से लिखो, देखो फर्स्ट एसेट, ठीक है, फर्स्ट एसेट सेल हो गया है, ये सेकंड एसेट है, इसीलिए उससे अच्छा होगा सीधा लिखो मशीनरी परचेज डन, उससे अच्छा है भाई, मशीनरी परचेज डन। ये कब खरीदे थे उसका डेट देखो, 1 जुलाई 18 में, तो 1 जुलाई 18, इसका पहले कैलकुलेशन करो डेप्रिसिएशन, फिर उसके बाद दूसरा एसेट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करोगे। टू एक्सप्लेन इट टू यू डिटेल हम ये कर रहे हैं, वैसे तो हमको मुंह में बता देंगे कितना डेप्रिसिएशन लगना है, आपको समझाने के लिए इतना चीज कर रहे हैं। तो एसेट परचेज ऑन 1 जुलाई 2018, उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट था वो 2 लाख रुपया था, ठीक है। एक एक एसेट को, एक एक इंडिविजुअल एसेट को डील करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन को टुकड़ा टुकड़ा में पढ़ोगे, उसके बाद में आंसर को भी टुकड़ा टुकड़ा में करोगे, समझ रहे हो कि नहीं बात, यही बात। अब जो नया गाना आया उसमें कि थोड़ा थोड़ा वैसे, समझ रहे हो, तो यहाँ पे देखो थोड़े थोड़े से 2 लाख रुपया था ओरिजिनल कॉस्ट, यहाँ पे लिखो लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2018, तो 2018 के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो कितना डेप्रिसिएशन होगा देखो 2 लाख इंटू, अब ये कहोगे कि इसका डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, हाँ वो हमको भी पता है चार्ज हो चुका है, हम फिर से क्या कर रहे हैं ना, धीरे धीरे नीचे आते हुए इस साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा हम बहुत देख रहे हैं, ठीक है ना, यही बात है, क्योंकि उसका रेसिडुअल वैल्यू कितना है हमको नहीं पता है। तो 2 लाख का जो डेप्रिसिएशन था 10% में, उसका 2 लाख का 10% में उसका डेप्रिसिएशन, ठीक है। 8 साल में लगना था, लेकिन ये 6 महीना यूज हुआ है, इसलिए 6/12, ध्यान से देखो 2 लाख, क्योंकि 1 जुलाई में खरीदे हैं तो 20,000 होना था, 2 लाख का 10%, लेकिन यहाँ पे होना है 10,000, तो फर्स्ट ईयर उसका डेप्रिसिएशन जो हो रहा था वो 10,000 हो रहा था, एकदम सही जा रहे हो, ठीक। चलिए तो फर्स्ट ईयर खत्म होकर के फिर कितना बचा हुआ होगा, 1,90,000 बचा हुआ होगा, ठीक है ना। अभी ये जो है ये WDV ऑन 1/1/19 इस साल की पहले, फिर सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2019 की डेप्रिसिएशन लगेगा, तो यहाँ तो 1,90,000 की
10%। कितना दिन यूज हुआ है ना, सेकेंड ईयर तो हम बेचे ही नहीं एसेट को, देख लो ये वाला एसेट को ना बेच दिए, ये वाला एसेट तो चल ही रहा है इस साल, तो दैट मीन्स कि बिगिनिंग से एंड ये एसेट पूरा चल रहा है, तो पूरा साल ये लगेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाना है, 1,90,000 से 19,000 सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन 19,000, ठीक है। उसका रेसिडुअल वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमको डेप्रिसिएशन चाहिए था, ठीक है। निकालना है तो निकाल दो, कोई समस्या नहीं, हमको बस डेप्रिसिएशन चाहिए था। हो गया 19,000, और लास्ट में टाली भी करके दिखा देंगे, कोई समस्या नहीं, चलो टाली भी कर देंगे। तो इसमें से 19,000 माइनस करो, 20,000 होता तो 1,70,000 होता है, तो 1,71,000। हाँ वो भी अच्छा होगा ना कि लास्ट में टाली करके दिखा देंगे। तो दैट मीन्स कि जो पहला वाला एसेट है उसकी डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर में 19,000 होना है, और उसकी जो वैल्यू है 1,71,000 बचना है, ठीक है। चलिए अब जो सेकेंड एसेट है यहाँ पे देख लो, और एक एसेट खरीदे हैं इसी साल, ये तो पुराना साल से आया हुआ है। सेकेंड एसेट जो खरीदे हुए ये 4 लाख, इस पर भी तो डिप्रेशन लगना है, ये 1 जुलाई को खरीदे, इस पर भी तो डिप्रेशन लगना है, वही बात है। तो देखो डेप्रिसिएशन ऑन एसेट परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 19, इस दिन खरीदे, उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू 4 लाख है, तो 4 लाख इंटू 10% के हिसाब से, 4 लाख इंटू 10% के हिसाब से 6 महीने के, क्यों वो भी तो जुलाई में खरीदा गया है 1 जुलाई, 6 महीना का, तो 40,000 होना था, हो जाएगा 20,000। समझ में आई बात, ये हो जाएगा 20,000, ठीक है। इसकी डेप्रिसिएशन डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दिए। तो डेप्रिसिएशन 2019 के लिए जो एसेट पिछले साल खरीदे थे 2 लाख वाला, उसका डेप्रिसिएशन 19,000, और इस साल का जो डेप्रिसिएशन वो है 20,000, तो ये दोनों हो जाएंगे 8। समझ में आई बात। तो टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ पे नीचे एक जगह में लिख दिए होते, नीचे नहीं है, तो 19,000 प्लस 20,000 हो गया 39,000। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। तो पहले तो ये 6 लाख का एसेट कब से बेच दिए, हट गया है। ये 2 लाख का जो एसेट था उसकी इस साल जितना डेप्रिसिएशन लगेगा वो है 19,000, और ये 4 लाख जो नया एसेट आया है वो इस साल जितना लगेगा उसका है 20,000, ऐसे करके 39,000। सो बाय डेप्रिसिएशन यहाँ पे आप लिख दो 39,000। समझ में आई बात। बाय डेप्रिसिएशन 39,000, दिस इज द थिंग। तो जैसे ही यहाँ पे डेप्रिसिएशन आप लिख देते हो 39,000, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, बाकी और कुछ काम नहीं, बाकी जो भी बचेगा वो बैलेंस ही बचेगा। सो बाय बैलेंस सीडी, और कुछ नहीं करना है सच, बाय बैलेंस सीडी जितना भी बचेगा उसको कैलकुलेशन करना ही जरूरत नहीं। तो 11,30,000 यहाँ पे हो जाएगा 11,30,000, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस से, मशीनरी अकाउंट आपको पता है बताए थे डेबिट बैलेंस, दैट मीन्स इसका डेबिट साइड ज्यादा होगा, तो डेबिट साइड ही पहले टोटल करो, और ये जितना भी बचेगा उतना हो जाएगा क्रेडिट में बैलेंस, ये बाय बैलेंस शीट, उतना एसेट फिर भी बचेगा। समझ में आई बात। तो 11,30,000 से ये सारे के सारे कतार में माइनस करो, चलो हम भी कर रहे हैं। 11,30,000 माइनस 27,000 माइनस 3,86,000, 3,86,000 माइनस 1,27,000 माइनस 39,000, 5,51,000। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 5,51,000। समझ में आई बात। तो और एसेट आपके बचा हुआ कितना है, 5,51,000 की एसेट बचा है बाय बैलेंस शीट, बस उतना ही, आगे कुछ नहीं। 5,51,000 की एसेट बचे हुए हैं, 5,51,000 की एसेट बची। तो लास्ट में आपको क्या करना था, जब एसेट सेल हो रहा है 3 एंट्रियां, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक, बाय पीएल, 3 एंट्रियां। फिर लास्ट में जाकर के जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करोगे आपको इंडिविजुअली ट्रीट करना होगा। जो एसेट रिमेनिंग है, जिसको बेच दिए उसको भूल जाओ, जो बचा हुआ है, ये 2 लाख का एसेट बचा हुआ, ये 4 लाख का एसेट बचा हुआ,
उसको WDV मेथड में कैलकुलेशन करते आओ। तो हम करते आए तो हमको मिला 39,000। लिख दोगे फिर से बाय डेप्रिसिएशन 39,000। तो इस साल 2 डेप्रिसिएशन लगाना है, तो जिस दिन सेल हो रहा है उस दिन 1 डेप्रिसिएशन और आखिरी के एंड में जाकर और एक डेप्रिसिएशन बचा हुआ एसेट के लिए। ये बिक्री हो गया एसेट के लिए, ये बचा हुआ एसेट के लिए। लास्ट में बैलेंस बचेगा इतना, आप माइनस कर दोगे निकल जाएगा। उसमें कोई भी ज्यादा ट्रिक लॉजिक उतना ज्यादा है नहीं। फिर हम बताए तो प्रूव करके दिखाइए सर कि आपको 5,51,000 का एसेट बचा हुआ है। यहाँ पे देखो पहले हम बताए थे ये वाला, देखो एक तो बचा हुआ है 1,71,000 का एसेट, ठीक है ना, पुराना वाला। अभी जो नया आया एसेट उसका वैल्यू कितना है 4 लाख, और डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है 20,000। तो उसका मतलब इसका वैल्यू अभी तक बचा हुआ है कितना 3,80,000। तो 3,80,000 प्लस 4,71,000, सॉरी 1,71,000 मिला दो, कुछ हो रहे हैं 5,51,000। समझ में आई बात। पुराना एसेट का वैल्यू था 1,71,000, नया एसेट 4,20,000 काट दो, 3,80,000, ये दोनों को मिला दो तो 5,51,000 हो रहे। तो ये वाला फिगर के साथ टाली हो जाएंगे 5,51,000। तो आपको पता चला है कि आपकी सवाल सही है। अदरवाइज इतना तक टेक्निकल बात जिसको नहीं पता है तो उसको नहीं भी ध्यान देना है। आपको आंसर हो गया ना, हो गया बस। बैलेंस शीट आ गया ना, आ गया बस। इज द थिंग, बट वर्किंग नोट शुड बी फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन होने से क्या होता है वो अगले दिन की पढ़ाई है, ठीक है, ये बात है। हाँ तो अभी सवाल पूछ सकते हो, स्टार्ट करो। धन्यवाद।